दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं बैरियर के बाहर का सीन, जहां ननामी ने नोबारा और अकारी को लड़ाई से बाहर रखने के लिए छोड़ दिया था। उन्हें लेने के लिए वहां एम्बुलेंस भी आ जाती है, लेकिन नोबारा उनके साथ जाने की जगह बैरियर के अंदर जाने लगती है। अकारी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन नोबारा अपने दोस्तों को अकेला लड़ते छोड़ नहीं जाना चाहती थी। फिर वो बैरियर के अंदर चली जाती है, जहां उसे महितो का क्लोन मिल जाता है। दूसरी तरह हम देखते हैं महितो यूजी पर 3 आदमी फेंकता है, जिसमें से एक आदमी को यूजी पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, लेकिन वो आदमी ट्रांसफॉर्म होकर फट जाता है, जिसकी आड़ में महितो यूजी के पीछे आ जाता है। वहाँ नोबारा महितो के क्लोन से फाइट कर रही है और उस पर बार बार अपनी कीलों से अटैक कर रही होती है, लेकिन महितो पर इसका कोई असर नहीं हो रहा। साथ ही नोबारा इस बात का ख्याल भी रख रही होती है कि महितो उसको छू ना ले, क्योंकि उसको नहीं पता होता कि जिससे वो लड़ रही है वो महितो नहीं, असल में महितो का एक क्लोन है। उसके छूने से नोबारा को असल में कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके पास असली महितो वाली कोई भी शक्तियाँ नहीं होती हैं। फिर महितो नोबारा के कंधे पर चोट पहुंचा देता है और उससे कहता है कि इस लड़ाई का कोई भी फायदा नहीं है, नोबारा उससे नहीं जीत पाएगी। जिस पर नोबारा कहती है, कभी कभी हमें कोशिश करती रहनी चाहिए, चाहे उसका कोई भी फायदा नज़र नहीं आ रहा हो। जिस पर महितो एक काफ़ी फ़नी रिएक्शन देता है। फिर हम देखते हैं नोबारा महितो के आसपास काफ़ी कील फैला देती है और अपनी हेयर पिन टेक्निक से उन सबको कंट्रोल करके एक बार में महितो के अंदर घुसा देती है। लेकिन जैसा आप जानते हैं, शरीर की चोट से महितो पर कोई असर नहीं होता है, इसलिए नोबारा अपनी दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल कर कर उसकी सोल यानी आत्मा पर भी अटैक करती है। नोबारे की रिजोनेंस टेक्निक का असर महितो के क्लोन के साथ साथ महितो के असली शरीर पर भी होता है, जहाँ यूजी उससे लड़ रहा होता है। महितो के शरीर में वो कीले देखकर वो समझ जाता है कि इस लड़ाई में वो अकेला नहीं है, नोबारा भी कहीं ना कहीं उसके क्लोन से फाइट कर रही है। वामही तो इस बात से हैरान था कि यूजी के साथ साथ नोबारा भी उसकी आत्मा को चोट पहुंचा सकती है, और इस हमले के बाद नोबारा ये समझ जाती है कि उसकी टेक्निक का असर कहीं दूर भी हुआ होता है और जिससे वो लड़ रही है उसमें स्पेशल ग्रेड कर जितनी ताकत भी नहीं है, और साथ ही अभी तक उसने नोबारा को छूकर ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश भी नहीं की होती है, जिससे वो समझ जाती है कि ये केवल एक महितो का क्लोन है। जिसके जवाब में महितो का क्लोन उसको कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल ठीक हो। वहाँ यूजी मौके का फ़ायदा उठाकर महितो पर अटैक करने लगता है, जिससे महितो की आदत एकदम ख़राब हो जाती है। यूजी लड़ाई के समय अपने मन में नोबारा को शुक्रिया भी बोलता है, अभी तक वो किसी को नहीं बचा पाया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी निराश भी था। लेकिन नोबारा के इस हमले के बाद वो समझ जाता है कि इस लड़ाई में वो अकेला नहीं है। दूसरी तरफ नोबारा को भी महितो से लड़ने का एक रास्ता मिल गया था, जिसके बाद वो महितो से कहती है कि असली लड़ाई तो अब शुरू होती है। लेकिन महितो का क्लोन वहाँ से 9-2-11 होने लगता है। नोबारा उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है। वहाँ असली महितो भी अपनी बॉडी को छोटे छोटे कट्स में तोड़ लेता है और फिर वो वहाँ से भागने लगता है। यूजी फिर सोचता है कि इसमें असली महितो कौन सा है, और फिर वो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाले कट्स पर हमला करता है। लेकिन ये महितो की केवल एक चाल होती है और वो अपने बाकी टुकड़ों को एक कर कर वहाँ से भाग जाता है। सामने से महितो का क्लोन भी आ रहा होता है। फिर यूजी को समझ आता है कि महितो का एक क्लोन भी है। वो सोचता है कि ये जरूर वो आपस में मिलकर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कर रहा होगा, लेकिन महितो ऐसा ना कर कर नोबारा की तरफ भागने लगता है। फिर यूजी को समझ आता है कि उसकी आखिर में चाल क्या है। वो नोबारा को भागने के लिए बोलता है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो जाती है। महितो नोबारा के चेहरे को छू लेता है। यूजी महितो के क्लोन को एक घूसा मारकर ही ख़त्म कर देता है और नोबारा की तरफ बढ़ने लगता है। महितो फिर देखने रुकता है कि नोबारा एक टच में ट्रांसफॉर्म होगी या नहीं, क्योंकि जब वो ननामी से लड़ा था तब ननामी एक टच से ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ था। नोबारा अपने चेहरे पर हाथ रख कर खड़ी हुई थी और अपने बचपन को याद करने लगती है। फिर कहानी 2009 नोबारा के बचपन में फ्लैशबैक में चली जाती है। उस समय नोबारा की उम्र केवल 6 साल थी और वो एक छोटे से गांव में रहा करती थी। उसको अपने गांव वाले बिल्कुल पसंद नहीं थे और उसे लगता था कि वो लोग कितने अजीब हैं। उन्हीं दोनों गांव में एक फूमी नाम की लड़की आई होती है, जो कि अपने फैमिली के साथ हाल ही में शिफ्ट हुई होती है। फूमी अपने नए स्कूल के लिए एक नीले रंग का बैग लेती है। उसकी क्लास में केवल 9 बच्चे थे, जिसमें से सबका बैग या तो लाल था या फिर काला। कुछ शैतान बच्चे फूमी को परेशान करने के लिए उसका बैग ऊंचाई पर रख देते हैं। फूमी उसको उतारने की कोशिश कर रही होती है, जिसमें नोबारा उसकी मदद करती है और फिर वो फूमी से अपना बैग एक्सचेंज कर लेती है। और उसके बाद नोबारा उन शैतान बच्चों को भी काफ़ी मजा चखाती है। फूमी समझ जाती है कि नोबारा भी काफ़ी शैतान है। शाम होने तक नोबारा फूमी का बैग वापस भी कर देती है, क्योंकि उसको किसी भी बैग में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उस दिन के बाद से नोबारा फूमी के घर उसके पापा के साथ वीडियो गेम खेलने जाने लगती है।
ऐसी उनकी दोस्ती को कुछ साल बीत जाते हैं। एक दिन नोबारा फूमी को बताती है कि उन्हें गांव में एक सीक्रेट बेस मिला है और अब से वह दोनों वहीं रहा करेंगे। फिर फूमी को पता चलता है कि वो सीक्रेट बेस असल में किसी और का घर है। ये घर सावरी नाम की एक लड़की का होता है जो घर पर अकेला रहना ही पसंद करती है, लेकिन नोबारा और फूमी अक्सर उससे मिलने जाया करते हैं और वो उसका स्वागत भी काफ़ी अच्छे से करती है। सावरी से मिलने के बाद नोबारा काफ़ी खुश रहने लगती है, लेकिन गांव के बाकी लोग सावरी को नापसंद करते हैं और उसको परेशान भी करते हैं, जिस वजह से सावरी उस गांव को छोड़ देती है, जिससे नोबारा काफ़ी दुखी हो जाती है और खूब रोने लगती है। फिर कुछ साल बाद नोबारा बड़ी हो जाती है और वो उस गांव को छोड़कर टोक्यो जाने लगती है। फूमी उसको छोड़ने आई होती है और वो सोचती है कि नोबारा उसको छोड़कर जा रही है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रो रही है। फिर नोबारा उससे कहती है जल्दी हम तीनों टोक्यो में मिलेंगे, और इतना कहकर उन दोनों की आंखों में आंसू आने लगते हैं। फिर कहानी हमें प्रेजेंट में दिखाई जाती है, जहाँ सावरी एक ऑफिस में काम कर रही होती है और वो अपने कोवर्कर को बता रही होती है कि जब वो गांव में रहा करती थी तब तो छोटी लड़की उससे मिलने आया करती थी, जिसमें नोबारा काफ़ी चिपकू टाइप थी, लेकिन दोनों ही उसे अपनी छोटी बहन जैसी लगती थी। वो सोचती है कि नोबारा इस समय क्या कर रही होगी। यहाँ नोबारा अभी भी उसी तरह खड़ी होती है और फिर वो अपने जुजुत्सु हाई के दोस्तों को याद करने लगती है। फिर मन में फूमी से माफ़ी मांगती है कि अब वो दोबारा नहीं मिल पाएंगे। इसके बाद नोबारा यूजी की तरफ देखती है जो काफ़ी डरा हुआ होता है। नोबारा उससे बोलती है कि सबसे कहना कि मैंने एक काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जी है। फिर नोबारा का चेहरा खराब होकर फट जाता है और उसकी एक आँख में निकल कर गिर जाती है। यूजी उसे आवाज़ लगाने लगता है, लेकिन नोबारा का शरीर उसके सामने ज़मीन पर गिरा हुआ पड़ा होता है। यूजी देखता रह जाता है और फिर यह एपिसोड इसी तरह यहीं ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, यह एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे की कहानी जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली ही वीडियो में जल्द ही।